नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय की उत्पत्ति का भाग 2। इससे पहले की क्लास में हमने विद्यार्थियों को डिस्कस किया था हिमालय की उत्पत्ति का एक सिद्धांत जिसका नाम है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे हिमालय की उत्पत्ति का भाग 2, यानी हिमालय की उत्पत्ति को लेकर जो दूसरा सर्वमान्य सिद्धांत है वो कौन सा है, उसकी चर्चा आज हम करेंगे। तो विद्यार्थियों, हिमालय की उत्पत्ति को लेकर जो दूसरा सर्वमान्य सिद्धांत है विद्यार्थियों, वो है हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो हिमालय की उत्पत्ति के लिए एक सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। तो आज की क्लास में हम इसी की चर्चा करेंगे कि हैरी हेस का हैरी हेस का जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो क्या है। विद्यार्थियों, बात करें हैरी हेस की, तो हैरी हेस ने इस सिद्धांत को 1962 में दिया था। और हैरी हेस की परिकल्पना के अनुसार यदि हम देखें तो विद्यार्थियों, हैरी हेस कहते हैं कि धरती के नीचे एस्थेनोस्फीयर है। एस्थेनोस्फीयर यानी वो स्थान जहां पर पिघला हुआ लावा मिलता है। तो उस पिघले हुए लावे के ऊपर पृथ्वी जो है तैर रही है। पृथ्वी से मतलब जो पृथ्वी की क्रस्ट है, जो प्लेटें हैं वो तैर रही हैं। अगर हम इन प्लेटों की बात करें तो विद्यार्थियों, धरती पर इस समय में 7 बड़ी प्लेटें हैं। इस समय में धरती पर 7 बड़ी प्लेटें हैं। कौन कौन सी हैं तो जरा मैं आपको गिना दूं। पहली बड़ी प्लेट है विद्यार्थियों उत्तरी अमेरिका प्लेट, उसके जस्ट नीचे दक्षिणी अमेरिका प्लेट, उसके पास अंटार्कटिका प्लेट, उसके नज़दीक आपको मिलेगी अफ्रीका प्लेट, उसके बाद यूरेशियाई प्लेट, उसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और 7वीं प्लेट है प्रशांत महासागरीय प्लेट। तो विद्यार्थियों, ये 7 बड़ी प्लेटें वर्तमान में मौजूद हैं। इन्हीं प्लेटों पर हमारे सारी की सारी जो धरती हमें जो दिखाई देती है ऊपर से वो विद्यमान है। विद्यार्थियों, ये जो 7 प्लेटें हैं ये मुख्य रूप से 2 भागों में बटी हुई हैं। पहली प्लेट है महासागरीय प्लेट और दूसरी प्लेट है महाद्वीपीय प्लेट। महासागरीय एवं महाद्वीपीय प्लेट क्या है तो जरा मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। महासागरीय प्लेट वो हैं जिनके ऊपर महासागर विद्यमान है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो प्रशांत महासागरीय प्लेट स्पष्ट रूप से एक महासागरीय प्लेट है, क्योंकि उसके ऊपर प्रशांत महासागर मौजूद है। दूसरा इसका उदाहरण यदि हम देखें तो दूसरा इसका उदाहरण है विद्यार्थियों इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट मतलब जहां हमारा भारत जिस प्लेट में आता है, ध्यान रखिएगा, भारत जिस प्लेट में शामिल है वो प्लेट महाद्वीपीय नहीं है, वो प्लेट महासागरीय है। ध्यान रखना, बहुत जगह हो सकता है आपने लेक्चर अटेंड करो तो वहां पर बता दिया जाए कि जो भारत है वो एक महाद्वीपीय प्लेट है। ऐसा नहीं है। भारत जो है विद्यार्थियों एक महासागरीय प्लेट का उदाहरण है। तो ये तो 2 हो गए विद्यार्थियों महासागरीय प्लेट है। अन्य जो प्लेटें हैं वो होती हैं महाद्वीपीय प्लेटें, जैसे उत्तरी अमेरिका प्लेट हो गई, दक्षिणी अमेरिका प्लेट हो गई या अफ्रीका प्लेट हो गई। ये सारी की सारी जो प्लेटें हैं ये महाद्वीपीय प्लेटें हैं। तो मुख्य रूप से प्लेटों का विभाजन 2 तरीके से किया जाता है, महाद्वीपीय और महासागरीय। अब ये प्लेटें जो हैं विद्यार्थियों गतिशील हैं। गतिशील क्यों हैं? गतिशील होने के मुख्य रूप से 2 कारण हैं। पहला कारण तो है धरती के गर्भ से उठने वाली संवहन तरंगें, जो कन्वेंशनल करंट होता है उसकी वजह से इनमें गतिशीलता होती है। अब ये संवहनीय तरंगें क्या हैं तो विद्यार्थियों, धरती के गर्भ में यदि हम जाएं तो धरती के गर्भ में पिघले हुए लावा हमें मिलता है और उस पिघले हुए लावा में क्या होता है, कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। उन रेडियो एक्टिव पदार्थों की जब मात्रा बढ़ जाती है तो वहां से संवहनीय तरंगें उत्पन्न होती हैं और ये तरंगें क्या करती हैं, इन प्लेटों में गतिशीलता उत्पन्न करती हैं। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि धरती जो है अपने अक्ष पर घूम रही है, तो घूमने की वजह से भी इन प्लेटों में गतिशीलता आती है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि धरती पर स्थित जो 7 प्लेटें हैं ये गतिशील हैं और ये लगातार अपनी स्थिति जो है बदलती रहती हैं। यदि हम देखें तो जो महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं इनकी गतिशीलता जो होती है वो होती है 2 सेंटीमीटर पर ईयर। जो महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं ये 2 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से चल रही हैं और जो महासागरीय प्लेटें होती हैं वो 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से चल रही हैं। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है विद्यार्थियों कि जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं वो हल्की हैं और महासागरीय प्लेटें जो हैं वो भारी हैं। भारी क्यों हैं? भारी इसलिए है विद्यार्थियों क्योंकि महासागरीय प्लेटों का निर्माण हुआ है ग्रेनाइट और बेसाल्ट जैसी ठोस चट्टानों से। और
आपको पता होगा कि धरती के गर्भ में जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे घनत्व जो है बढ़ता जाता है। तो वो जो चट्टान है, वो जो प्लेटें हैं, जो महासागरीय प्लेटें हैं, वो ठोस ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित हैं, इसलिए अधिक भारी हैं, ठीक है ना। जबकि महाद्वीपीय प्लेटें जो हैं वो सेडिमेंट्री रॉक से बनी हैं, अवसादी चट्टानों से बनी हैं, इसलिए वो थोड़ा सा हल्की हैं अपेक्षाकृत महासागरीय चट्टानों से। जो महासागरीय प्लेटें वो भारी हैं और महाद्वीपीय प्लेटें हैं जो हल्की हैं। अब इसी क्रम में जैसा कि हमने देखा कि इनमें लगातार गति हो रही है, तो भारत भी एक महासागरीय प्लेट है। और मैं आपको बता दूं, भारत किसी समय में हिस्सा हुआ करता था विद्यार्थियों अफ्रीका महाद्वीप का। किसी समय में जब पेंजिया टूट करके अलग हुआ तो उस समय में भारत हिस्सा हुआ करता था अफ्रीका का। और हम जानते हैं पेंजिया के जब टुकड़े हुए तो उत्तर वाला हिस्सा कहलाया अंगारा लैंड और नीचे वाला हिस्सा कहलाया गोंडवाना लैंड। और मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो विद्यार्थियों कालांतर में क्या होता है, ये अफ्रीका से टूट करके अलग होता है और उत्तर पूर्व दिशा की ओर गति करना शुरू करता है। कौन? भारत का टुकड़ा जो अफ्रीका से अलग हुआ। इस मैप पर आप बड़ी आसानी से देख सकते हो, ये भारत का वो हिस्सा है जो अफ्रीका से अलग हुआ है और उत्तर पूर्व दिशा की ओर, उत्तर पूर्व दिशा इधर ही होगी, उत्तर पूर्व दिशा की ओर ये जो बड़ा टुकड़ा है ये 5 सेंटीमीटर प्रति साल के हिसाब से गति कर रहा है। ये जो टुकड़ा है विद्यार्थियों ये 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से उत्तर पूर्व दिशा की ओर गति कर रहा था। और जब ये गति करता हुआ आगे पहुंचता है तो हम जानते हैं कि अंगारा लैंड जिसका हिस्सा था यूरेशिया और गोंडवाना लैंड जिसका हिस्सा था भारत, इनके बीच में एक भूसन्नति थी, एक सागर था जिसका नाम क्या था? टिथिस सागर। ठीक है विद्यार्थियों, तो जब ये जो भारतीय प्लेट जो है, जो एक महाद्वीपीय प्लेट है, जब टकराती है यूरेशियाई प्लेट से तो इसके टकराव के फलस्वरूप क्या होता है, इस हिस्से में जहां पर टिथिस सागर था, इस टकराव के फलस्वरूप ये टिथिस सागर समाप्त हो जाता है और इसमें वलन उत्पन्न होता है। और इसी वलन के फलस्वरूप जहां पर टिथिस सागर था वहां पर एक नई वलित पर्वत श्रृंखला खड़ी हो जाती है और इसी वलित पर्वत श्रृंखला को ही हम कहते हैं विद्यार्थियों हिमालय। तो ये जो है पूरा का पूरा थ्योरी जो है ये हैरी हेस ने दिया। हालांकि इसकी व्याख्या जो है वो डब्ल्यू.एस. मॉर्गन ने भी की है। तो कुछ इस तरीके से गोंडवाना प्लेट के यूरेशिया प्लेट के टकराने के फलस्वरूप, गोंडवाना प्लेट के यूरेशिया प्लेट के साथ टकराने के फलस्वरूप टिथिस भूसन्नति में वलन की प्रक्रिया होती है और इसी वलन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जन्म होता है विद्यार्थियों हिमालय पर्वत श्रृंखला का। ये जो टकराव की प्रक्रिया हुई गोंडवाना प्लेट और यूरेशिया प्लेट में, जो टकराव की घटना हुई, ये घटना आज से 7 करोड़ वर्ष पहले हुई। ये जो घटना थी ये घटना आज से 7 करोड़ वर्ष पहले संपन्न हुई और 7 करोड़ साल पहले गोंडवाना प्लेट जो है वो यूरेशिया प्लेट से टकराई और इसी टकराव के फलस्वरूप यहाँ जो टिथिस सागर था उसका मलबा वलित हो गया और जन्म हुआ एक वलित पर्वत श्रृंखला का, जिसे हम कहते हैं हिमालय। अब विद्यार्थियों ये जो आप प्लेट देख रहे हैं जो कि हिस्सा है गोंडवाना प्लेट का, जो भारत गोंडवाना प्लेट का हिस्सा है, जो 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से उत्तर पूर्व दिशा की ओर चल रहा था और टकरा गया यूरेशियाई प्लेट से, तो क्या इसके टकराने के बाद इस प्लेट की गति रुक गई? भाई पहले तो चल ही रहा था 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से, उसके बाद टक्कर हो गई यूरेशियाई प्लेट से तो बन गया हिमालय। तो क्या टक्कर के बाद ये प्लेट रुक गई? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है विद्यार्थियों। ये जो प्लेट है जो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का उदाहरण है यहाँ पर, ये प्लेट आज भी 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से उत्तर पूर्व दिशा की ओर गतिशील है आज भी। और चूंकि ये प्लेट आज भी गतिशील है उत्तर पूर्व दिशा की ओर 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से, इसीलिए हिमालय का निर्माण आज भी जारी है। विद्यार्थियों ऐसा नहीं है कि हिमालय बन गया, हिमालय के बनने की प्रक्रिया आज भी जारी है। और चूंकि ये प्लेट आज भी 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से यूरेशियाई प्लेट में टक्कर मार रही है, इसीलिए हिमालय जो है वो ऊंचा होता जा रहा है। विद्यार्थियों ध्यान रखेंगे, इसी घटना के फलस्वरूप हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये जो है 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से टक्कर मार रहा है इस प्लेट में, और ये जितना टक्कर मारेगा हिमालय उतना ही वलित होता जाएगा और उतना ही ऊंचा होता जाएगा। तो इस तरीके से हैरी हेस महोदय ने हिमालय के
उत्पत्ति की व्याख्या की अपनी प्लेट विवर्तन की थ्योरी में। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक, जल्दी से इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हिमालय की उत्पत्ति को पढ़ने के बाद अब हम हिमालय पर चलते हैं और जानते हैं कि हिमालय के मुख्य रूप से कितने भाग हैं। तो विद्यार्थियों, हिमालय को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। 4 स्पष्ट इससे आप इसके देख पा रहे होंगे कौन कौन से हैं। पहला हिस्सा है विद्यार्थियों ट्रांस हिमालय, दूसरा हिस्सा है वृहद हिमालय, तीसरा हिस्सा है मध्य या लघु हिमालय, और चौथा और सबसे दक्षिणतम हिस्सा है विद्यार्थियों शिवालिक। तो मुख्य रूप से हिमालय को 4 हिस्सों में बांटा गया है। इन 4 हिस्सों में आज हम इसके सर्वप्रथम और सबसे उत्तरी हिस्से की चर्चा करेंगे, जो कि है ट्रांस हिमालय। विद्यार्थियों, नाम से प्रारंभ करते हैं कि इसका नाम ट्रांस हिमालय क्यों है। ट्रांस का मतलब है पार, ट्रांस का मतलब है पार। जैसे आपने सुना होगा, अगर आप आगरा में कभी गए हों तो आपने सुना होगा ट्रांस यमुना कॉलोनी। ट्रांस यमुना कॉलोनी का मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी कॉलोनी है जो यमुना के उस पार है, यमुना की दूसरी ओर है। यानी यमुना को पार करके जो कॉलोनी पड़ेगी उसको हम कहेंगे ट्रांस यमुना कॉलोनी। उसी तरह ये जो हिमालय की श्रृंखला है इसका नाम है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये हिमालय के उस पार है। उस पार से अभिप्राय ये है कि ये जो पर्वत श्रृंखला जो ट्रांस हिमालय के नाम से जानी जाती है, ये हिमालय से अधिक प्राचीन है। यानी इसका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले ही हो चुका है। तो अगर आपसे कभी पूछे कि हिमालय की समस्त पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपका जवाब होगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की अगर हम बात करें तो ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ है ये अवसादी शैलों से हुआ है। ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी शैलों से हुआ है और ट्रांस हिमालय ही वो स्थान है जो मुख्य रूप से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देता है। ट्रांस हिमालय ही वो स्थान है जो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र जैसी पूर्ववर्ती नदियों को जन्म देता है। पूर्ववर्ती नदी क्या होती हैं तो मैं आपको बता दूं, पूर्ववर्ती नदियां वे नदियां होती हैं जिनका जन्म या जिनकी उत्पत्ति हिमालय की उत्पत्ति से पहले की हुई है। तो इस मैप पर आप सिंधु को देख पा रहे होंगे, इसके अलावा सतलज भी है और इसके अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र भी है। तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों ही पूर्ववर्ती नदियां हैं। यानी ये नदियां उस समय में जन्म लेती हैं जिस समय में हिमालय था ही नहीं, और ये हिमालय से पहले की नदियां हैं। चूंकि हिमालय से पहले की नदियां हैं इसीलिए इन्होंने जहां तहां हिमालय को काटकर गहरे गॉर्ज का निर्माण किया है, जिसे हम आगे देखेंगे। तो विद्यार्थियों, तो अगर हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय मुख्य रूप से अवसादी शैलों से निर्मित है और जन्म देता है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र जैसी पूर्ववर्ती नदियों को। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत यदि बात की जाए तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत विद्यार्थियों मुख्य रूप से 3 पर्वत श्रृंखलाएं या हम कहें 4 पर्वत श्रृंखलाएं शामिल होती हैं। कौन कौन सी? सबसे ऊपरी जो पर्वत श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है ये है विद्यार्थियों काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रृंखला जिसका ही एक हिस्सा है कैलाश श्रेणी। तो इसके अगर भागों की बात की जाए तो मुख्य रूप से इसके 4 भाग होते हैं, काराकोरम, कैलाश, लद्दाख और जास्कर। ध्यान रखेंगे, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 श्रृंखलाएं आती हैं, काराकोरम, कैलाश, लद्दाख और जास्कर। ये चारों श्रृंखलाएं शामिल होती हैं विद्यार्थियों ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। बात करें यदि हम काराकोरम की, तो काराकोरम को कहा जाता है एशिया की रीढ़। ध्यान रखना, काराकोरम श्रृंखला को एशिया की रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन ऑफ एशिया इसे कहा जाता है। विद्यार्थियों, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है K2 जिसे हम गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। K2, इसका नाम K2 क्यों है? तो K2 इसका नाम इसलिए है क्योंकि पूरी श्रृंखला का नाम है काराकोरम। तो
इसका जो पहला कैपिटल लेटर होगा वो होगा के, और दूसरा भी स्टार्ट होगा के से, तो 2 बार के आ जाते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया K2। तो काराकोरम श्रृंखला में ही मौजूद है K2, जो कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है K2, जिसे हम गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। विद्यार्थियों, K2 पर्वत श्रृंखला को एक नाम और दिया जाता है, जो कि है गौरी नंदा पर्वत। तो ध्यान रखना, चाहे तो हम इसे K2 कह दें, चाहे गार्डविन ऑस्टिन कह दें, या चाहे कह दें गौरी नंदा पर्वत। ध्यान रखिएगा, गौरी नंदा पर्वत भी K2 का ही नाम है। पेपर में आपसे पूछ सकता है कि किस पर्वत को गौरी नंदा पर्वत के नाम से जाना जाता है तो आपका जवाब होगा K2। K2 भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई है 8,644 मीटर। 8,644 मीटर के साथ K2 भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। लेकिन विद्यार्थियों, मैं यहां आपको बता दूं कि K2 जिस स्थान पर अवस्थित है वो स्थान है POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी ये हिस्सा है तो हमारा, ऑफिशियली हमारा है, लेकिन इस पर वर्तमान में कब्जा है पाकिस्तान का। तो K2 भारत में होते हुए भी भारत में स्थित नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण है कि K2 जिस स्थान पर स्थित है वो स्थान पड़ता है पाकिस्तान में, उस स्थान पर पाकिस्तान का कब्जा है, इसीलिए ये भारत में होते हुए भी भारत में मौजूद नहीं है। ध्यान रखेंगे। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जो है वो पाक अधिकृत कश्मीर में ही मौजूद है। विद्यार्थियों, अगर हम आगे देखें तो काराकोरम श्रृंखला में ही स्थित है नुब्रा घाटी, जो कि बहुत ही फेमस है। अगर कभी आप लद्दाख की यात्रा पर जाएं तो नुब्रा घाटी को जरूर देखें, नुब्रा वैली को जरूर देखें, जो कि काराकोरम श्रृंखला का ही हिस्सा है। मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों कि इस पूरी श्रृंखला में, इस पूरे ट्रांस हिमालय में विशाल हिमनद पाए जाते हैं, विशाल हिमानियां पाई जाती हैं। हिमानियां क्या होती हैं विद्यार्थियों? इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होते हैं विद्यार्थियों? ग्लेशियर होती हैं बर्फ की नदियां। बात समझ रहे हैं? हिंदी में इसका जो ट्रांसलेशन वो क्या है? हिमनद। नद माने नदी, हिम माने बर्फ। तो ऐसी नदी जो कि बर्फ की बनी हुई है। तो विद्यार्थियों, ये स्थान इतना ऊंचा है कि यहां पर साल भर ठोस बर्फ जमी रहती है। इन ठोस बर्फीली नदियों को कहा जाता है हिमनद। ये पहाड़ पर मौजूद ऐसे ठोस बर्फ के पिंड होते हैं जो पहाड़ के साथ नीचे सरकते रहते हैं। इनके सरकने की गति हालांकि काफी कम होती है, लेकिन फिर भी सरकते रहते हैं। तो इन सरकने वाली बर्फ की नदियों को कहा जाता है हिमानी या हिमनद, या इंग्लिश में ग्लेशियर। तो काराकोरम श्रृंखला में या ट्रांस हिमालय श्रृंखला में काफी बड़े बड़े हिमनद पाए जाते हैं, जैसे कि सियाचिन। जैसे कि सियाचिन आपको यहीं मिलेगा। सियाचिन जो हिमनद है उसकी कुल लंबाई है 72 किलोमीटर। सियाचिन जो ग्लेशियर है ये 72 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद नंबर आता है बियाफो का, ये 63 किलोमीटर लंबा है। इसके बाद नंबर आता है बालतोरो का, ये 62 किलोमीटर लंबा है। और अंत में आता है हिस्पारा जो 61 किलोमीटर लंबा है। तो सियाचिन, बियाफो, बालतोरा और हिस्पारा, ये सारे के सारे ग्लेशियर कहाँ अवस्थित हैं? ये सारे के सारे ग्लेशियर जो है काराकोरम श्रृंखला में ही अवस्थित हैं। ध्यान रखेंगे, ये भारत के सबसे बड़े ग्लेशियर हैं। सियाचिन का नाम तो आपने सुना ही होगा। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल यही है। तो ये जो है सारे के सारे जो है विशाल हिमनद हैं जो कि काराकोरम श्रृंखला में पाए जाते हैं। विद्यार्थियों, काराकोरम श्रृंखला का अगला विस्तार कैलाश श्रेणी के रूप में चाइना में पहुंच जाता है। ये चीन का हिस्सा है कैलाश श्रेणी, और यहीं पर स्थित है विद्यार्थियों प्रसिद्ध कैलाश पर्वत, जहां पर कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी होती है। तो काराकोरम श्रृंखला का ही अगला हिस्सा है विद्यार्थियों कैलाश श्रेणी। ध्यान रखेंगे, प्रश्न पेपर में पूछा गया है कि कैलाश श्रेणी किस पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, तो आप जवाब देंगे काराकोरम। ठीक है। इसके आगे यदि हम बढ़े तो हमें इसी श्रृंखला में सबसे पश्चिम की ओर एक पर्वत दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं नागा पर्वत या नंगा पर्वत इसे कहा जाता है। तो ये है नागा पर्वत, काराकोरम श्रृंखला से ही लगा हुआ है नागा पर्वत, और नागा पर्वत की ऊंचाई है 8,126। नागा पर्वत की विशेषता है कि हिमालय का सबसे पश्चिमी पर्वत शिखर है।
ध्यान रखेंगे, हिमालय का सबसे पश्चिम, भाई इसके पश्चिम में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हिमालय का सबसे पश्चिमी पर्वत शिखर है विद्यार्थियों नागा पर्वत या नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 8126, ठीक। तो काफी महत्वपूर्ण है नागा पर्वत, हिमालय का सबसे पश्चिमी पर्वत। अब नागा पर्वत है हिमालय का सबसे पश्चिमी पर्वत, और यदि कभी पूछ ले कि हिमालय का सबसे पूर्वी पर्वत, तो वो पड़ेगा यहां पर, जो हम आगे पढ़ेंगे बृहद हिमालय में। तो यहां पर जो पर्वत आपको मिलेगा इसका नाम है नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल में मौजूद है, और ये हिमालय का सबसे पूर्वी पर्वत शिखर है, जबकि नागा पर्वत हिमालय का सबसे पश्चिमी पर्वत शिखर है। काराकोरम से यदि हम दक्षिण की ओर बढ़ें तो आपको यहां मिलती है लद्दाख श्रेणी। काराकोरम से दक्षिण की ओर बढ़ने पर आपको मिलेगी लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी की विशेषता है कि लद्दाख श्रेणी में ही मौजूद है राकापोशी, और राकापोशी दुनिया की सबसे ढाल वाली चोटी है। ध्यान रखना, संसार में सर्वाधिक ढाल वाली अगर कोई चोटी है तो वो है राकापोशी। ध्यान रखेंगे, प्रश्न आपसे पूछेगा कि संसार में सबसे ज्यादा ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो वो है राकापोशी। राकापोशी किस श्रृंखला में मौजूद है, तो लद्दाख श्रृंखला में ही मौजूद है। लद्दाख श्रृंखला से और हम दक्षिण की ओर बढ़ें तो हमें दिखती है जास्कर श्रृंखला, ठीक है। इनका देखिए क्रम याद रखिएगा, पेपर में इन्हें उत्तर से दक्षिण अथवा दक्षिण से उत्तर लगाने के लिए आपसे पूछ सकता है कि इनका क्रम बताइए। तो सबसे पहले काराकोरम, काराकोरम के नीचे लद्दाख, और लद्दाख के नीचे जास्कर। जास्कर और लद्दाख के बीच से ही होकर बहती है विद्यार्थियों सिंधु नदी। आप देख सकते हैं लद्दाख और जास्कर श्रृंखला के बीच से ही होकर बह रही है सिंधु नदी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंधु जो नदी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंधु जो नदी है वो पूर्ववर्ती नदी है, यानी हिमालय से पहले की नदी है। तो जैसे जैसे हिमालय बना वैसे वैसे, देखिए अब यहां पर समझने वाली चीज है, ये थी सिंधु नदी, भाई सिंधु नदी तो हिमालय से पहले की है, तो ये तो यहां से बह ही रही थी। लेकिन जैसे जैसे हिमालय बढ़ा, जैसे हिमालय ऊंचा उठता गया, तो ज्यादातर नदियां क्या करती हैं कि हिमालय जैसे जैसे ऊंचा उठा, जैसे जैसे कोई भूखंड ऊंचा उठता है तो नदियां अपने बहने की दिशा बदल लेती हैं। इसलिए बदल लेती हैं क्योंकि वह उस पर्वत से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं जो इतनी हठी होती हैं कि वह हिमालय के आगे भी नहीं झुकी। उन्हीं में से एक उदाहरण है सिंधु। अब आप सोचिए हिमालय यहाँ पहले था ही नहीं, सिंधु नदी बह रही थी, लेकिन हिमालय जब बना तो हिमालय के आगे सिंधु नदी ने सर नहीं झुकाया। सिंधु ने कहा मैं बहती रहूंगी और मैं तुम्हें काट कर अपना रास्ता बनाऊंगी। इसीलिए सिंधु नदी ने लद्दाख श्रृंखला को काटकर अपने लिए रास्ता बनाया है। और जब कोई नदी किसी पर्वत को काटकर रास्ता बनाती है तो इस प्रकार से बनने वाली जो भौगोलिक संरचना होती है उसे कहा जाता है गार्ज। ध्यान रखना, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग गार्ज। तो सिंधु नदी ने लद्दाख श्रृंखला को काट करके एक गार्ज का निर्माण किया, और ये जो गार्ज है विद्यार्थियों जो सिंधु ने लद्दाख श्रृंखला में बनाया है, इसे हम कहते हैं बुंजी गार्ज। ध्यान रखना, इस गार्ज का क्या नाम है, इस गार्ज का नाम है बुंजी गार्ज। और ये भारत का सबसे गहरा गार्ज है। यदि हम इसकी गहराई देखें कितनी है, तो इसकी गहराई है विद्यार्थियों 5400 मीटर। ध्यान रखना, इसकी गहराई कितनी है, इसकी गहराई है 5400 मीटर। 5400 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती है सिंधु नदी किस श्रृंखला में, लद्दाख श्रृंखला में। और गार्ज का नाम क्या है, गार्ज का नाम है विद्यार्थियों बुंजी गार्ज। ध्यान रखना, तो सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रृंखला के बीच से ही होकर बहती है, और बुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काट करके भारत के सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है, जिसका नाम है बुंजी गार्ज, और जिसकी गहराई है 5400 मीटर। ठीक है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो यहाँ ये पूरा का पूरा कंप्लीट होता है हमारा ट्रांस हिमालय। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा विद्यार्थियों ट्रांस हिमालय। एक पॉइंट छोटा सा और है जो मैं आपको बता देता हूं कि ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से कौन अलग करता है। हालांकि इसकी चर्चा हम कल करेंगे, तो ये आप लोगों के लिए सवाल है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ट्रांस हिमालय को वृहद हिमालय से अलग कौन करता है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं। तो ये था विद्यार्थियों हमारा ट्रांस हिमालय, जो कि पूरा का पूरा हमने पढ़ा। उम्मीद करता हूं वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।